नमस्कार दोस्तों, आज हम 9th क्लास के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसके अंदर रिव्यू देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर बताया गया है कि पालमपुर गांव है, उसका परिचय दिया हुआ है। पालमपुर गांव कहाँ है, पर ये एक काल्पनिक गांव है। ये हमें काल्पनिक गांव बताया गया है पालमपुर। इसका मुख्य कार्य खेती है। इस गांव का मुख्य क्रिया है वो खेती है, मेन एक्टिविटी। इसके अंदर अन्य दूसरे काम भी किए जाते हैं गांव में। मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लघु उद्योग, डेयरी, दूध की डेयरी आदि, ट्रांसपोर्ट आदि है वो लिमिटेड स्केल पर, सीमित स्केल पे है। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विभिन्न संसाधन किस प्रकार किए जाते हैं। अब परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन गांव का। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। पालमपुर गांव है वो कनेक्टेड है विलेजेस एंड टाउन से। रायगंज ए बिग विलेज, एक रायगंज एक पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर एक बड़ा गांव है। प्रत्येक मौसम में यह गांव सड़क को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुरा से जोड़ती है। इस गांव पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स आदि देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 फैमिलीज इस गांव में रहती है, निवास करती है। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। 80 अपर कास्ट फैमिलीज है वहाँ पे। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज। यहाँ पे बहुत से बड़े घर बने हुए हैं जो ईंट और सीमेंट से बने हुए पक्के मकान हैं। और कुछ यहाँ पे दलित अनुसूचित जाति के लोग भी, 1/3 1/3 SC है वो, 1/3 पॉपुलेशन यहाँ की है। और गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, काफ़ी लोग हैं वो दलित लोग, काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं। उनके कच्चे घर हैं, मिट्टी के और घास फूस के बने हुए हैं। और अधिकांश घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी पावर है सब जगह। और उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों में किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय भी है, प्राइमरी स्कूल्स भी है 2, और एक है वो हाई स्कूल है। गांव में एक हाई स्कूल भी है। उसके बाद गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और एक निजी औषधालय मतलब हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल, 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी हॉस्पिटल भी है। वहाँ पे ट्रीटमेंट और उपचार रोगियों का किया जाता है। उसके बाद एक काल्पनिक गांव की घटना तो हमने ये देख ही रहे हैं। ये क्या इमेजनरी मतलब काल्पनिक गांव है, ये एक पालमपुर है वो काल्पनिक गांव है। विभिन्न प्रकार के इसमें हमने देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियां मतलब एक्टिविटीज़ होती है। भारत के गाँव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि एक्टिविटी है। भारत के गाँव में मोस्ट ऑफ सारी जगह गाँव में एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है। अन्य उत्पादन एक्टिविटीज़ में नॉन फार्म
एक्टिविटीज़ इंक्लूड, मतलब बिना फार्मिंग के भी कुछ इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, और शॉपकीपिंग, दुकानदार भी दुकानदारी करते हैं वहाँ पे। उसके बाद हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे अगले पेज के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का किस तरह से संगठन या गठन किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित प्रोड्यूस करना है जिनकी हमें आवश्यकता, नेसेसिटी हो। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। पहली आवश्यकता है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड, सेकंड इज़ लेबर, थर्ड इज़ फिजिकल कैपिटल मतलब भौतिक पूंजी। उसके बाद हम पढ़ेंगे, पहली आवश्यकता है भूमि की, लैंड के साथ साथ वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स की जो प्रचुरता है जहाँ मिलती है उस तरह से। दूसरी आवश्यकता है श्रम यानी कि लेबर, जो लोग काम करेंगे फैक्ट्रीज में। कुछ उत्पादन क्रियाओं में ज़रूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी क्रियाओं में, सेकंड अदर एक्टिविटीज़ में वर्कर्स है वो मैनुअल शारीरिक काम करते हैं, शारीरिक श्रम से, और कुछ में होता है पढ़े लिखे काम करते हैं, और कुछ में वो अपने श्रम से, अपने शारीरिक कार्य से कार्य करते हैं। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट है फिजिकल यानी कि भौतिक पूंजी, जो हम कैपिटल लगती है किसी भी कार्य करने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए, औजार के लिए, बिल्डिंग के लिए इत्यादि। औजार और मशीन भवन, टूल्स एंड मशीन बिल्डिंग, ये इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे। औजार मशीन में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर इत्यादि। मशीन टूल्स बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन और मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक ये प्रयोग में किए जाते हैं, और इन्हें स्थायी पूंजी फिक्स्ड कैपिटल के रूप में भी यूज़ किया जाता है। सेकंड आता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है वो उसकी आवश्यकता सबसे पहले पड़ती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत, यार्न, कच्चा धागा, और जैसे कुम्हार है, जैसे पोटर है, कुम्हार को क्ले की ज़रूरत पड़ती है, मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना वो मटिया नहीं बना सकता, और बुनकर है वो कपड़े नहीं बना सकता। उत्पादन के दौरान भुगतान करने व ज़रूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता पड़ती है, कुछ मनी कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। कच्चा माल और नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं उनको। ये वर्किंग कैपिटल दिखा रखा है यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन हो गई। और औजारों, मशीनों और भवनों से विभिन्न प्रकार की चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। तो उसके बाद चौथी रिक्वायरमेंट होती है, एक चौथी आवश्यकता होती है, उसको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में कंज्यूम करने के लिए, बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को एक साथ योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम यानी कि बिजनेस की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी में ह्यूमन कैपिटल, इसको ह्यूमन कैपिटल का नाम दे रखा है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। चित्र में दिखा रखा है कि किस तरह से स्थायी पूंजी और सारों का
श्रम का, भूमि का यूज़ किया हुआ है इस फोटोज़ के अंदर। एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, कि भूमि उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी को किस तरह से कस्टमाइज़ किया, कंबाइंड करके कस्टमाइज़ किया जा रहा है। उत्पादक के कारक कहा जाता है उसे, उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम इसका कंटिन्यू रखेंगे। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में प्रथम 3 कारकों, फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे ये। पालमपुर, फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में खेती। लैंड इज़ फिक्स्ड, लैंड है, भूमि है, वो स्थिर रहती है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, खेती उत्पादन है वो पालमपुर में मुख्य रूप से की जाती है। काम करने के लिए 75% लोग हैं वो अपनी जीविका के लिए अर्निंग उनकी वो फार्मिंग ही है। और दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर, और वो सारे लोग हैं वो किसान हैं, वो कृषि श्रमिक ही हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है, उनका मेन रिलेशन है वो लोगों का, वो प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स, खेतों में ही प्रोडक्शन का मेन उनका रिलेशन है। लेकिन याद रखें, बट रिमेनिंग दैट, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, एक मेन डिफ़िकल्टीज आती है कृषि उत्पादन में, वो है कि वर्ष 1960 में पालमपुर आज तक जुताई के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव के कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है, कि भूमि है वो फिक्स्ड है, उसको और बढ़ाया नहीं जा सकता। इस तरह से भूमि मापने का एक मानक इकाई हेक्टर है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर। थ्रो इन द villages you may find land area being discussed in local unit। लोकल यूनिट में जैसे गांव के अंदर बीघा, गुट्ठा इत्यादि इकाइयों में भी इसको मापा जा सकता है। 1 हेक्टर 100 मीटर की भुजाओं वाला, 100 मीटर के एरिया के अंदर 100 मीटर क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब हम इसको देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फॉर द सम लैंड। जिस तरह फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिम गांव के भाग के एक गांव में लगता है। पालमपुर में समस्त सारी भूमि है वो खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी गई है। बरसात, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल है, रेनी सीजन में ज्वार उगाया जाता है, बाजरा उगाया जाता है। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और इन पौधों को पशुओं के चारे के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर, बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, इन पौधों सर्दी में रबी की फसल उगाई जाती है। उसके बाद अक्टूबर दिसंबर में आलू की खेती की जाती है, और जो उत्पादन हुआ है गेहूं का, उसमें परिवार के खाने के लिए रख के बाकी सारे गेहूं को जो है किसान है वो रायगंज मंडी में जाकर बेच देता है। उसके बाद जो भी बचत होती है, भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी वर्ष भर में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुरा के व्यक्तियों को बेच दिया जाता है। शाहपुरा, झगरी, ये जो गुड़ बनाया जाता है उसका। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें
इसलिए पैदा कर सकता है क्योंकि वहाँ की सिंचाई की एकदम समुचित व्यवस्था है, एकदम डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है, इरिगेशन सिस्टम है वो। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी। पालमपुर में वो बिजली है गांव के अंदर, वो जल्दी आ गई थी। तब तक किसानों ने कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे रहट, आपने पहले देखा होगा छोटे क्लासों में चैप्टर्स में दिए होते हैं, रहट से सिंचाई करते थे। रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। कहाँ, कब? जब लाइट आई, बिजली आई, उससे पहले का। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूप से ज़्यादा प्रभावी ढंग से ये जो लाइट से, बिजली से अधिक कम समय में ज़्यादा सिंचाई की जा सकती है लार्ज एरिया के अंदर, और ये इफ़ेक्टिव भी थी। और रहट आदि से तो बहुत कम समय में, बहुत ज़्यादा समय में, कम एरिया में सिंचाई होती थी। उसमें श्रम भी बहुत ज़्यादा लगता था। इसलिए प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, कुछ जो है वो ट्यूबवेल्स है वो सरकार द्वारा इंस्टॉल्ड थे, सरकार ने लगाए थे ताकि लोग है वो जल्दी इस पद्धति को अपना ले। जल्दी किसानों ने अपनी निजी नलकूप, मतलब पर्सनल या प्राइवेट नलकूप्स लगाने स्टार्ट कर दिए थे। 1970 के दशक के मध्य 200 हेक्टेयर 200 हेक्टर्स में जो कृषि क्षेत्र में सिंचाई स्टार्ट हो गई थी नलकूपों से। भारत के सभी गांवों में आजकल वो है रहट और सारे ख़त्म से हो गए हैं। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई हो रही है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों में जो हाईली एरियाज़ हैं वहाँ पे सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र 40% से कम है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर, बारिश पर, रेनी सीजन के अंदर कृषि होती है, बाकी नहीं होती है। एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाते हैं तो उसको मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। मतलब एक वर्ष में बहुविध फसल प्रणाली हिंदी में बोलते हैं इसको। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने को सबसे सामान्य प्रणाली है। भूमि के एक जो लैंड है, एक ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो उसके अंदर फसल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मल्टी क्रॉपिंग करते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 प्रमुख फसलें तो उगाते ही उगाते हैं। कई किसान पिछले 15-20 सालों से तीसरी फसल भी उगानी स्टार्ट कर दी है उन्होंने। 3 फसलें, खेतों में 3 फसलें लेने लग गए हैं। उसके बाद एक सारणी दे रखी है, एक टेबल दे रखी है, उसके अंदर बता रखा है कि 1950-51 में 129 हेक्टर सिंचाई होती थी, और अब है वो 2014-15 के अंदर, प्रेजेंट के अंदर 155 हेक्टर है। वो लगभग सिंचाई जुताई क्षेत्र हो रहा है, कल्टीवेट कृषि क्षेत्र हो रहा है। ये इसको एक पाई दे रखा है, पाई एरिया में। आप पालमपुर में पैदा फसल के बारे में पढ़ चुके हैं सारा को। अब आगे देखते हैं इसके अंदर। मौसम में पैदा की गई फसलें का मापा जाता है। 1960 में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। अब है वो जो उसकी उपज है वो उपज कम थी, मतलब उसकी जो पैदावार उन बीजों से कम होती थी। आजकल है वो बीज है, किसान बीजों के साथ साथ खाद, जो यूरिया, इसका गोबर, गाय के गोबर आदि दूसरी चीज़ों का भी प्रयोग करने लग गए हैं। सब किसानों के पास तत्काल उपलब्ध हो जाती है, ये इसे खरीदना नहीं पड़ता है, क्योंकि गाय का गोबर है वो मोस्ट ऑफ किसानों को खेतों से, अपने जो पशु रखते हैं उससे मिल ही जाते हैं। और वो 1960 के दशक में जो हरित क्रांति लाई गई थी उसके अंदर
जो HYV ये बीज होते हैं, हाइब्रिड्स बीज होते हैं, उनके द्वारा खेती करने का तरीका सिखाया गया था गेहूँ और चावल का। परंपरागत जो ट्रेडिशनल बीज है उनकी तुलना में ये जो हाइब्रिड सीड्स है वो बहुत ही अधिक पैदावार देते हैं। उनमें केमिकल और की फर्टिलाइज़र की आवश्यकता कम पड़ती है, पानी की भी कम खपत होती है इसके अंदर। इस तरह से पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होती है, अनाज ज़्यादा होते हैं हाइब्रिड बीजों से, और उसके अंदर फर्टिलाइज़र है और जो पेस्टिसाइड है वो भी उसकी कम आवश्यकता होती है, पानी की भी कम लगता है। और पंजाब हरियाणा के उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो सबसे पहले इसी को ट्राई करने लग गए थे, इसलिए वहाँ पे गेहूं की इत्यादि चीज़ों की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेतों में सिंचाई के लिए नलकूप मतलब ट्यूबवेल्स और हाइब्रिड बीजों और रासायनिक खाद आदि का कीटनाशकों का प्रयोग स्टार्ट कर दिया था। कुछ ने तो ट्रैक्टर से फसलें उगाना स्टार्ट कर दिया था, ट्रैक्टरों से काम होने लग गया था। इसमें जुताई और कटाई के काम को तेज़ कर दिया था, और गेहूं की फसल है वो बहुत ही जल्दी मिलने लग गई थी। परंपरागत जो ट्रेडिशनल बीजों से 1300 किलो प्रति हेक्टर की जो बीजें थी, जो हाइब्रिड्स बीजों से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक पहुंच गई, और गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इस तरह से किसानों के पास बेचने के लिए बहुत ज़्यादा गेहूं मिलने लग गए, और उनकी बचत है जो बहुत ज़्यादा मिलने लग गई उनके पास। विल द लैंड सब्सटेंस, क्या भूमि यह अवधारणा भूमि के बारे में। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, लैंड है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। इट इज़ नेसेसरी टू केयरफुल इन इट्स यूज़, इसको मतलब ध्यानपूर्वक एकदम सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक रिपोर्टों में संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन आधार की अति उपयोग बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है इनका। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों मतलब जो खादों से अधिक प्रयोग से जो सॉइल है मिट्टी की है उसकी उर्वरा मतलब क्षमता कम हुई है। जो रासायनिक ये खाद और डाल रहे हैं उससे जो मिट्टी की है वो कैपेसिटी है वो कम हो रही है। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन के समय से ही जो मिट्टी की उर्वरता क्षमता है, जो उगाने की क्षमता है वो कम हो रही है, और जो ग्राउंड वाटर है ट्यूबवेल्स के द्वारा ग्राउंड वाटर से इरिगेशन में यूज़ किया जाता है सिंचाई के अंदर, वो भी ग्राउंड का वाटर कम हो रहा है, उसका डिप्लीकेशन हो रहा है, और इस तरह से नुकसान भी हो रहा है। और ये हमें कृषि के अंदर पर्यावरण की देखभाल करनी ज़रूरी है। उसके बाद पढ़ेंगे हम रासायनिक केमिकल फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड मिनरल्स। वो मिनरल्स होते हैं उनके अंदर क्या है, पानी के अंदर घुल जाते हैं ये जो फर्टिलाइज़र है, और वो ग्राउंड वाटर जो बरसात के समय इनके साथ घुल कर ग्राउंड वाटर में, और हमें ये जो पीने का पानी है वो पोल्यूट कर देते हैं। और ये पोल्यूशन के जैसे नहरों हैं, नदी है, तालाबों हैं, इनके अंदर ये जो केमिकल्स है वो घुल के पानी के साथ आ जाता है, और जो बैक्टीरिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको नष्ट कर देते हैं। मिट्टी के जो ये ऑर्गेनिज्म है उर्वरा क्षमता भी कम कर देते हैं, और उसके अंदर इसके बहुत लंबे समय तक प्रयोग करते हैं ये सॉइल्स के अंदर, तो इसकी उर्वरा क्षमता है वो कम होती रहती है।